स्टार्ट करें। अब देखिए, अगर आपने जो है अभी तक हमने क्या पढ़ा, मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पढ़ा। उसके बाद फिर हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा। अब एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो बनता है रिफॉर्म्स के ऊपर। किसके ऊपर बनता है? रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट। मतलब कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स, मतलब कौन कौन से चेंजेस जो है किए गए हैं मनी मार्केट में, जिससे मनी मार्केट में मनी का लेंडिंग बोरोइंग और बेटर किया जा सके। एक तरीके का इंप्रूवमेंट। अगर रिफॉर्म जहां पे भी आता, मतलब क्या क्या अभी तक चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं जो बेटरमेंट हो मनी मार्केट के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहां तक क्लियर है? तो जब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही सेम, मनी मार्केट एक टाइप का फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे मनी का लेंडिंग बोरोइंग होता है किससे? शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके अंदर रिस्क लो है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर कॉमर्शियल पेपर्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको इजीली ट्रेडेबल होता है, जिससे इजीली लिक्विडेट हो सकता है। ये सारा इंट्रोडक्शन में आप क्या करना है? इंक्लूड करना। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इंट्रोडक्शन से ही याद रहेगा। ठीक है, तो वही जो पिछला वाला एक इंट्रोडक्शन याद किया तो तीनों में सेम इंट्रोडक्शन लिख सकता है। ठीक है, अब ये जो है रिफॉर्म्स है। अब सेम अगेन आप ऐसा माइंड मैप बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो है मैंने पहले लिखा है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, न्यू मनी मार्केट। देखिए करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये रेपो रेट रीपरचेसमेंट ऑफ एग्रीमेंट बताया था ना आपको, रेपो रेट रीपरचेस ऑफ एग्रीमेंट। ये भी जो है एक नया इंस्ट्रूमेंट, मतलब नए नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे मनी मार्केट में। पार्ट है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आप पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिखोगे, बट एक्सप्लेनेशन आपको जो इजी लगता है आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? रिफॉर्म में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एमएफ, ये इंट्रोड्यूस किया गया था कभी? 1990। अच्छा, ये रिफॉर्म लाया कि नहीं लाया गया? 1992 में बनाया, मतलब लेके आया गया ना। क्यों लेके आया गया था, कौन बताएगा मुझे? ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्यों लेके आया गया था? बताओ मैडम। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वाई ये इंस्ट्रूमेंट क्यों लाया गया था? बताया था, क्या बताया था मैंने, बताओ। इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है पर्सन क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है मनी मार्केट के अंदर बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। राइट, वही है ना। देखो, अप्रैल 19 इंट्रोड्यूस टू एनेबल दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन दी मनी मार्केट। तो ये रिफॉर्म है कि नहीं? रिफॉर्म है ना। ये चेंजेस लाएगा। दूसरा क्या है? न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये वाला पॉइंट सबसे हल वाला पॉइंट है। बोले क्यों सर? न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको याद है, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफाइड डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बिल्स, है ना, जितने भी आपको पॉइंट आ रहे हैं सब इसमें लिख सकते हैं। ये न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। पहले पहले कैसा था कि इसके अंदर ना ट्रेड करने के लिए, मतलब बोरो और लेंडिंग करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे इजीली एक बिजनेस या एक बैंक कर सके। पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। बट जो है जब मनी मार्केट का रिफॉर्म हुआ तो इसके अंदर एक बैंक को इतना, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिससे एक बिजनेस को, एक बैंक को, आरबीआई, गवर्नमेंट, जितना भी अगर फंडिंग की जरूरत पड़ सकता है इजीली लिक्विडेट कर सकते थे जब मनी मार्केट के अंदर नए नए इंस्ट्रूमेंट है। अभी जो हमने पढ़ा इसके अलावा भी और रहेंगे बहुत सारे। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन फोकस करेंगे जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, सीडी, सीपी। ठीक है, और भी इसके अंदर है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जैसे एमएमएफ भी था, वो भी एक था उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट, कॉमर्शियल बिल भी था। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? इजी है कि नहीं इजी है? तो अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, तो रिफॉर्म्स क्या हो जाएगा आपके लिए? बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था ये DFHI क्या है, बताओ। सबसे पहले ये मतलब कैसे फॉर्म हुआ था? ये जॉइंटली ओन्ड बाय दी बैंक्स, गवर्नमेंट, आरबीआई, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये ओन्ड किया जाता। अच्छा, ये क्यों किया गया था बताओ? अगर मनी मार्केट के अंदर मनी का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, तो वही सेम चीज एक्सप्लेनेशन करना है। राइट, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो DFHI was set up 1998 jointly by the RBI, public sectors, bank and financial institutions, etc. It is facilitate smoothing the short-term liquidity imbalance by the developing an active secondary market, money market। मतलब बेसिकली एक तरीके का आप यहाँ पे ओन में आंसर लिख सकते हो कि शॉर्ट टर्म फंड, मतलब शॉर्टेज फंड ना हो, मनी मार्केट के अंदर हाईली लिक्विडिटी क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके। जब भी लिक्विडिटी जरूरत हो तब क्या कर सके? लोग प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इसका एक चीज याद रखना, कीवर्ड ज्वाइंटली, क्योंकि ये ज्वाइंटली है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा फंड है।
अगर जरूरत है तो क्या कर सकता है, इजीली बोरो कर सकता है। अगर बैंक नहीं है तो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है, मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, पक्का समझ में आ रहा है ना, फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो बाकी पॉइंट इजी गिर जाते, क्योंकि उसी से हम लोग को अभी देखो इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट हमने ऊपर का ही लिया है, TFHI वाला मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वाला ऊपर का ही पॉइंट है ना हमने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी, अगर आप माइंड में बना लोगे तो आपको पता रहेगा कि ये पॉइंट कौन सा है, मैच कर रहा है, तो आप वो पॉइंट पे आपको पॉइंट भूलेगा नहीं, आपको याद रहेगा। और एक पेज पे ही बनाने का मतलब ऐसा एक पेज है, एक पेज का स्ट्रक्चर हाफ उसका डिवाइड करने का उसमें मतलब 35%, और फिर इसके बाद नीचे उसका इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके नीचे रिफॉर्म्स। तो क्या होगा, तीनों में ना आप मैच कर सकते हो, इसमें ये पॉइंट मैच कर रहा है तो ये पॉइंट मैं पहले लिखूंगा, समझे कि नहीं समझे। फिर उसके बाद आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं ना, अभी हमने शेयर्स खरीदा या हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो कोई एक थर्ड पार्टी होता है ना, इंटरमीडिएट, जो क्या करता है, सेटलमेंट क्लियर करता है ना। पहले क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगर हमको कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम, हो सकता है T+2 T+3, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम है मनी मार्केट के अंदर कि T+1 मतलब एक ही दिन के अंदर क्या हो जाएगा, वो सेटलमेंट हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया, जहां पे क्या है, टू प्रोवाइड गारंटीड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन फॉर दी ट्रांजेक्शंस इन दी मनी मार्केट। जितने भी ट्रांजेक्शन मनी मार्केट में वो क्या होता है, इजिली क्लियर, क्या गारंटी देता है ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब ये जो हम लोग खरीद रहे हैं ना, ट्रेजरी बिल खरीद रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं CDCP, इसका तो ट्रांजेक्शन करने के लिए एक तो पर्सन रहे, क्लियरिंग रहना चाहिए ना। ये इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इजिली क्लियर, स्मूथ, विदाउट एनी हर्डल्स, जो है ये गारंटी देता है कि हम लोग क्या करेगा, ट्रांजेक्शन क्लियर करेगा। कुछ डाउट है किसी को? मतलब यहाँ पे क्या बोला है, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने पढ़ा था, पता, मनी मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको मनी कॉल मनी रेट बोलते हैं। कौन डिसाइड करता है? वो मार्केट डिसाइड करता है। मतलब पहले क्या होता था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो RBI डिसाइड करता था। कौन डिसाइड करता था? RBI। अब क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है। तो मार्केट में जितना डिमांड है, जितना सप्लाई है, उसके हिसाब से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। मतलब यहाँ पे जो मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर जो मनी का लेंडिंग बोरिंग, मतलब डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी जो हो रहा है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो तो मे बी दे विल इंक्रीज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर डिमांड कम हो तो दे मे डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझा कि नहीं समझा? मतलब मार्केट के हिसाब से कि भाई यहाँ पे कोई खुद प्राइस नहीं डिसाइड करता। जैसे गोल्ड का प्राइस है, एग्जाम्पल अगर दो, गोल्ड का प्राइस कौन डिसाइड करता? मार्केट डिसाइड करता ना, कितना डिमांड कितना सप्लाई। वैसे ही मनी मार्केट के अंदर जो लेंडिंग बोरिंग मनी होता है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय दी मार्केट फोर्स ओनली। यहाँ पे RBI नहीं करता है और ना ही कोई बैंक करता है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? ना, अब उसके बाद जो है 6 पॉइंट क्या, रीपर्चेस एग्रीमेंट, दैट इज रेपोज। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेपोज लिखेगा तो भी चलेगा, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए रहता है तो वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटीज देके गवर्नमेंट से क्या कर सकता है, RBI से क्या कर सकता है, पैसा बोरो कर सकता है। ये भी एक रिफॉर्म है कि नहीं रिफॉर्म? अगर बैंक को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए और किसी के पास भी नहीं मिल रहा है तो किसके पास जाएगा? लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक का फंक्शन है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं तो RBI क्या करेगा, आपको फंड प्रोवाइड कर। नाउ December 1992 RBI introduced the repos in the government securities and reverse repo in the November 1996। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। रेपोज देखो, रेपोज एंड रिवर्स रेपोज हेल्प टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड अवॉइड द फ्लक्चुएशन इन दी मनी मार्केट। अब ये देखो, इसके पीछे अगर ये डायरेक्टली मेरे को ये टॉपिक आप पूछोगे तो नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप पहले पढ़े रहोगे कि रेपोज में क्या होता है, एक बैंक वाला क्या करता है, लोन लेता है RBI से, उसके ऊपर इंटरेस्ट, और उसी तरीके से बैंक क्या करता है, तो RBI क्या करता है, लोन लेता है बैंक से। तो ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो वो RBI ले रहा है, और लिक्विडिटी मार्केट में ही नहीं है तो RBI क्या कर रहा है, वो दे रहा है, राइट। तो वो चीज को एडजस्ट, तो ये आप इंट्रोडक्शन अपने कोई भी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बट पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट मत भूलिएगा। रेगुलेशन ऑफ NBFCs। अब जैसे बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी क्या करता है, RBI रेगुलेट करता है। महिंद्रा फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, NBFCs हैं, क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं पैसे, उनको भी क्या करना, अलग से रेगुलेट करना, ठीक है, ताकि वो मार्केट भी जो है रेगुलेटेड हो जाए, और उसके ऊपर भी मनी मार्केट के अंदर, क्योंकि वो लोग भी बहुत फंड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्ट किया मनी मार्केट, अपना महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, तब मैंने सर्च किया था। ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं है। हुदूद फाइनेंस है, और भी DFHI आई थिंक, FIA है, जैसे अब बजाज फाइनेंस, एग्जैक्टली। ये सब क्या है,
एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरमीडियरीज हैं, जो लोग क्या करते हैं मनी मार्केट के अंदर फंड जरूरत होती है तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनको भी क्या करना, रेगुलेट करना। क्या करना, रेगुलेट करना। देखो आरबीआई एक्ट वाज अमेंडेड इन 1997 टू प्रोवाइड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर, मतलब जो एनबीएफसी सेक्टर है उसको भी हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट नीड टू बी फॉलोड बाय द एनबी। कुछ डाउट है किसी को, तो वो भी एक रेगुलेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इजिली जो है मनी का लेंडिंग बोरोइंग कर सकता है। ठीक है, बाकी जो है आप खुद से भी एक्सप्लेन, जो मैंने बताया था LF और फिर मार्जिन स्टैंडिंग जो 7th 8 पॉइंट था, वो इसके अंदर आप 8 पॉइंट। कुछ डाउट है किसी को रिफॉर्म का, अच्छे समझा कि नहीं समझा? पर क्या करो आप लोग जो है ये माइंड मैप जो है बना, आप क्या करोगे घर पे जाके वापस से ना जब बनाओगे ना तो ट्राई करना एक ही पेज के अंदर जो है पहला स्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट और रिफॉर्म्स, ऐसा ट्राई करना, छोटे जैसे चीट बनाते हो वैसे चीट बना के ऐसा एडजस्ट करना, ताकि जो है जब भी आपको मनी मार्केट के बारे में कुछ भी पढ़ना हो बस वो एक पेज देखो और आपका पूरा फ्लैशबैक आ जाए कि हाँ मनी मार्केट के अंदर क्या है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो फटाफट।